सेवा जौहर साथियों, मैं आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं, आप मुझे एक बार अवगत करा दें। क्या कोई मुझे कमेंट करके बता पाएगा कि मैं लाइव हो गया हूँ? शायद लाइव हो चुका हूँ मैं। मेरे तमाम साथी जुड़ रहे होंगे, मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा अंत में। नावा पारोल कौशिकी कुमार उइके मंदा आणि नार परसवाड़ा जिला बालाघाट तल वायतोना नावर प्रदेश मध्य प्रदेश मंदा आणि नना प्रधान जनजाति तल वायतोना नेंड नावा बात शुरू क्या ना पहले नना मुन्ने नना ईद सजोर पेन प्रकृति शक्ति दुन नावा सेवा जोहार नना क्या तो ना अनि नना ईद गुणवाना दर्शन लाई अपना जीवन पूरो शीतुर सुनेर ताराम जी आणि मोतीरावन कंगाली जी दुन नावा सेवा जोहार नावर अव्वल हीरा मरकाम जी मनमोहन शाह वट्टी जी आणि GSU इंडिया राष्ट्रीय संचालक मोहन मरकाम जी दुन नावा सेवा जोहार। जी सेवा जोहार संफल दादा। मैं आगे की चर्चा हिंदी में करना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर गोंडी भाषा के जानकार तो उपस्थित हैं, परंतु कुछ हिंदी भाषी और अन्य जनजाति जो अन्य बोली भाषा को फॉलो करते हैं वो लोग भी मुझसे जुड़े हुए हैं, तो मैं आगे की बातों को हिंदी में बोलना चाहूँगा। मैं गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन से पिछले 2-3 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। आज मैं यहाँ पर बोल पा रहा हूँ, इसके लिए गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के लिए मैं धन्यवाद और सेवा जोहार कहता हूँ। गोंडवाना दर्शन परिवार का सेवामान जो उन्होंने मुझे इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात रखने का और अपनी जो जानकारी है उसे साझा करने का, तो हम आज जो हमारी कोयतुरियन व्यवस्था की जो डंगुड़ मिजान है, हमारी जो 3 प्रमुख मिजान हैं उनमें से एक मिजान डंगुड़ मिजान जो पूर्ण रूप से बैगा जनजाति पर आधारित है, जो कि हमारी कोयतुरियन संस्कृति की रीढ़ के तरह हमें जानकारी देती रहती है हमेशा, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम जानते हैं अपने डंगुड़ मिजान द बैगा ट्राइब्स। जैसे कि हम सभी लोग परिचित हैं कि बैगा जनजाति एक मध्य भारत के क्षेत्र में काफ़ी समय से निवासरत है, मतलब उस समय से निवासरत है जिस समय से ये प्रकृति में जीव की उत्पत्ति हुई है, उस समय से यहाँ पर ये निवासरत है। एक ऑफिशियली चर्चा हम करते हैं जो कि मतलब हमें पुस्तकों में और PhD होल्डर्स और जो हमारे सोशलॉजिस्ट हैं उन लोग हमें जानकारी देते हैं। तो इसका एक छोटा मैं आपको एक बता देता हूँ कि बैगा जनजाति हमारे भारत राष्ट्र में राष्ट्रीय मानव का दर्जा प्राप्त जनजाति है। भारत में जनजाति विविधता होने के कारण बहुत सी जनजातियां हैं यहाँ पर भारत में, तो उनमें से इतनी सारी विविधताओं के बीच अपनी संस्कृति को बहुत अच्छे से संजोए हुए अपनी जो परंपरा है उसको संजोए हुए जनजातियों ने रखा हुआ है, तो उनमें से प्रमुख रूप से बैगा जनजाति है। 2011 की जनगणना के अनुसार ऑल ओवर इंडिया में हमारी जो जनसंख्या है उसका 8% भाग जनजातियों का है। ये एक चर्चा का विषय है कि हम लोग कितने पीछे हैं। आप इसका आकलन इस बात से लगाएंगे कि जो सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था
वो किस समय किया गया था? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अध्ययन 1867 में कैप्टन थॉमस ने किया था। ये जो अपना दुर्ग रायपुर वाला क्षेत्र है, इसका जो जंगल है और बालाघाट का जो क्षेत्र है, उनका उस टाइम पे एक ऑफिशियली नाम हुआ करता था। उस समय का एक कैप्टन थॉमस के द्वारा 1867 में वो हाँ बैगा जनजाति के ऊपर रिसर्च की गई थी सर्वप्रथम। उसके पश्चात जो हमारे चित परिचित विदेशी जो बोले जाए हमारे समाजशास्त्री वेरियर एल्विन जी, जिन्होंने हमारी सभी ट्राइब्स पे थोड़ा थोड़ा रिसर्च किया। उन्होंने 1932 में एक आधिकारिक रूप से उस टाइम ब्रिटिश शासन था, उस समय पे इन्होंने बैगा ट्राइब पे चर्चा मतलब सघन हमारा शोध किया हुआ। तो ये हमारा एक ऑफिशियल हुआ। कुल मिला के हमारे जो बैगा ट्राइब्स हैं ये 8 राज्यों में हैं, बहुत बड़ी क्षेत्र में ये मिलते हैं हमें, हमारी व्यवस्था में हैं ये, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड का कुछ एरिया। ये जो मध्य भारत एक तरीके से हम कहा जाए, जो गोंडवाना लैंड जिसको हम कहते हैं, उस गोंडवाना लैंड के हर हिस्से में यह मिलते हैं, हमें प्राप्त होते हैं। प्रमुख बात यह है कि मैना एक इनका जैसे गोंड और प्रधानों में अलग अलग जो सरनेम वाइज होते हैं, उस टाइप से मैना करके इनका एक सरनेम या एक प्रकार का कबीला है उन्हीं लोगों का। तो उन्होंने उड़ीसा के क्षेत्र में राजपाट तक किया है। ये ऑफिशियली डॉक्यूमेंट में प्राप्त होता है हमें कि एक बैगा ट्राइब्स को या लोग जो तथाकथित कहते हैं कि ये काफ़ी पिछड़े हैं, इन्होंने बहुत पीछे रहा है, परंतु मैं इन्हें बोलना चाहूँगा कि ये पिछड़े नहीं थे, इन्होंने भी राजपाट अपना किया है, वो भी एक अच्छे क्षेत्र में किया है। पुरानी बातें अलग थी कि उनका क्षेत्र किस तरीके का था, व्यवसाय क्या था, वो बात अलग है, परंतु उन्होंने एक कहा जाए राजपाट काफ़ी बड़ा चीज़ हो जाता है जो इतिहास के पन्नों में है, परंतु उसे उजागर उतना अच्छे से नहीं किया गया। तो हम कह सकते हैं कि एक बहुत सुदृढ़ और व्यवस्थित जाति के रूप में, व्यवस्था के रूप में ये पहले से रहे हैं, परंतु कुछ ये अपने कालांतर में पीछे या जंगलों में रहने के कारण वो उन्हें हमारे जो अभी के जो तथाकथित लोग हैं, जो बाहरी आक्रमणकारी हैं, उन्होंने उन्हें ये कह दिया कि ये जंगलों में रहते हैं या फिर ये जंगलों में निवासरत हैं। तो हम लोग जनजाति लोग में कई लोग ये भी कहते हैं कि ये हम लोग से अलग हैं। तो मैं सभी लोगों को मेरे माध्यम से और इस गोंडवाना दर्शन पेज के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि ये जो व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं के माध्यम में जो पारंगत रूप से पुराने समय से निर्धारित रूप से चलाते आ रहे हैं, वो यही ट्राइब्स हैं, यही जनजाति हैं जो कि आज भी अपनी पूरी संस्कृति को संजोए हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि गोंड, प्रधान और बैगा मुख्य रूप से ये 3 जनजातियों में एक समरूपता दिखाई देती है। कहा जाए तो पहले ये इन लोग अलग अलग तरीके से मतलब सरनेमों का यूज़ करते थे, परंतु अब ये उइके, मरावी और जितने भी हमारे गोंड और प्रधानों में जो मिलते हैं सरनेम, वो सिमिलर सरनेम वो लोग यूज़ करने लगे हैं, क्योंकि व्यवस्थाओं में धीरे धीरे परिवर्तन होता है और उन्हीं व्यवस्थाओं के कारण धीरे धीरे जो उनकी व्यवस्थाएं हैं वो इनमें सम्मिलित होते जा रही हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि कहीं से कहीं तक ये हमसे अलग नहीं है, ये हमारी ही व्यवस्था के एक सबसे पुराने स्तंभ हैं, रीढ़ की हड्डी हैं। जो कोयतुरिन संस्कृति है उसके रीढ़ की हड्डी हैं बैगा जनजाति, जो कि डंगुड़ मिजान के एक कठोर स्तंभ हैं। आइए हम इनकी उत्पत्ति के बारे में जानते हैं, जिसके बारे में मैंने जाके और बैगा जनजाति के लोगों से मिलकर मैंने कुछ जानकारी हासिल की थी। तो उसके बारे में हम जानते हैं। ये मुख्य रूप से हमारे मैं आपको थोड़ा सा उनका एक विस्तृत जानकारी देना चाहूँगा कि जो
ओरी, ओरी करके एक ओरी अलिखित कहानी ओरी कहा जाता है बैगांव में। मैंने उन लोग से जब बात की थी तो उन्होंने कहा था ओरी। अब उन लोग का एक खड़ी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उनको समझने का भी काफ़ी वो लगता है, टाइम लगता है। तो मैंने उनसे जब बात किया था तो उन्होंने कहा था ओरी, ओरी कहानी। ये एक अलिखित कहानी होती है जो कि अपनी गीत और एक ददरिया जैसे उन लोग गाते हैं और बताते हैं कि हमारा क्या इतिहास रहा है। तो धरती की उत्पत्ति जो होती है, ये मुख्य रूप से उनके गाने का, उन लोग ने मुझे गा के बताया था, तो मैं आप लोग को गा के तो उस तरीके से नहीं बता पाऊँगा, लेकिन उसका सार आपको मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि उन लोग जब गा रहे थे तो उनका एक सार था कि धरती की उत्पत्ति की कहानी, है ना, मूल बीज की जो मेन बात होती है वो किस रूप में उन लोग करते हैं। अत्यधिक मूल बीज समुदाय की बात आती तो उनका कहना ये था कि सबसे पहले नांगा एक दो मेल और फीमेल मतलब हमारे हुए थे, जिनके द्वारा इस सृष्टि को, जब पूरे पृथ्वी पर पानी ही पानी था, उस समय पर जब पृथ्वी में पूरा पानी ही पानी था, उस समय पर जो हमारे उनके जो मुख्य हमारे जो इष्ट हैं उनके द्वारा अपने सात बेटियों को 7 प्रमुख जो हमारे दिशा होते हैं ना, यानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये चार दिशाएं होती हैं, हम जो अभी हमें जितनी जानकारी है, तो उससे पहले उन्होंने 7 दिशाओं में अपनी बेटियों को खड़ा किया था। अब वो खड़ा किया था वो उनका कहना है, परंतु कई जगह दूसरे जो इतिहासकार हैं या फिर दूसरे जो बुजुर्ग लोग हैं उनका कहना था कि उन्होंने अपनी 7 बेटियों को उन 7 स्थानों में पूजा था का मतलब बलि दिए थे, ये उन्होंने मुझे जानकारी दिए। तो उन 7 स्थानों पे उन्होंने अपनी बेटियों को रखा और जब वो स्थिर हुए तब इस पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुई। स्थिर होके उन्होंने पृथ्वी के जो हमारे पेड़ पौधे हैं और पेड़ पौधे हो गए, जीव हो गए, गंडक जीव हो गए, यानी जो गर्भ से उत्पन्न हुए जीव, जो अंडों से उत्पन्न हुए जीव, या वातावरण में जो जैसे स्व विकसित हो जाते हैं, जैसे कीटाणु जीवाणु हो गए, या फिर लीख, अपने जो अपन कहते हैं लीख कहते हैं ना, लीख जुएं अपने आप स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं, इस तरीके के जीवों की उत्पत्ति हुई। तो ये व्यवस्था उन लोग अपनी कहानी के माध्यम से बताते हैं और उनका ये एकदम विस्तृत है। वो इस चीज़ को बहुत आराम से इस चीज़ को बोलते हैं कि हाँ, यही व्यवस्था उस समय से चलती आ रही है। तो हम धरती स्थिर होने के पश्चात की कहानी में ये आते हैं कि बीज उत्पत्ति हुई, जब वन हो गए, वन आए, तो उस समय से ये जंगलों में व्यवस्थित रूप से चलने की प्रथा को चला रहे हैं। तो उसके पश्चात खेती और जो बीज की कहानी वो तो काफ़ी आगे की है। हम एक जनजाति को बता रहे हैं, जनजाति लेकिन बात यह है कि सभी लोग इसमें जुड़े हुए रहते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम आधी बात इसकी बताएं आधी बात, पर अभी हम लोग को एक साथ जोड़ के एक सिमिलर रूप से देखना पड़ेगा, तभी हमको ये समझ में आएगा कि हाँ, ये जनजाति कितनी महत्वपूर्ण है कोयतुरिन संस्कृति के लिए, और ये एक दूसरे से कितना, चाहे वो भारिया हो, चाहे वो अगरिया हो, चाहे वो गोंड हो, चाहे वो मुड़िया जनजाति हो, मड़िया जनजाति हो, ये सभी लोग एक दूसरे से पूरा को रिलेटेड हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं उनकी अर्थव्यवस्था को, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो उस समय से उनकी चलती आ रही है, तो आज क्या अर्थव्यवस्था है, क्योंकि ये उत्पत्ति की कहानी यहाँ तक ही है। उत्पत्ति के पश्चात वो अपनी कबीली व्यवस्था में चले जाते हैं, और जो हम लोग जो मुख्य रूप से अभी भी कबीली प्रथा आप जाके देखेंगे छत्तीसगढ़ के कुछ जंगलों में, अपना अबूझमाड़ के जंगलों में, कि आज भी उन लोग अपने आप को मतलब लोगों को एंट्री नहीं देते हैं। तो क्या कारण है? यही सब कारण है कि बाहरी लोग वहाँ पे आके उस चीज़ को मतलब नष्ट करने का काम करते हैं, इस कारण से। तो आइए हम उनकी आर्थिक व्यवस्था को देखते हैं।
आर्थिक व्यवस्था की बात की जाए तो बैगा जनजाति मुख्य रूप से अलग अलग क्षेत्रों में है। तो उनका मुख्य जो मध्य भारत का क्षेत्र है, जो हमारे गांव के आसपास बैहर और बालाघाट के परसवाड़ा बिरसा क्षेत्र में जो मिलती हैं, उन लोगों का मुख्य रूप से मतलब कहा जाए 70% जो उनका जीवन जीने का जो तरीका है या फिर जीवन लोग जीते हैं तो कैसे किस आधार पे जीते हैं, तो वो मुख्य रूप से वनों पर आश्रित होते हैं। परंतु आज की स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। फिर भी 70% बैगा जनजाति के लोग आज भी जंगलों पे निवासरत हैं, और वो भी घने जंगलों में निवासरत हैं, और उनकी जीवन शैली इतनी ज़्यादा व्यवस्थित है कि उन्हें बाहरी दुनिया से कोई भी मतलब नहीं होता है। वो अपनी ही नार व्यवस्था में मतलब एक चक होता है, तो उस चक में ही वो सीमित रहते हैं, और उन्हीं में उन लोग को अपने आप को सुरक्षित समझते हैं और वहीं अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो बैगा जनजाति है, उन लोग खास तौर से साल बीज, तेंदू के पत्ते, चार बीज, इन चीज़ों का संग्रहण करते हैं। उसमें महुआ का फल, महुआ का जो हमारा गुल्ली कहा जाता है, इड़ुक, महुआ और गुल्ली, इन चीज़ों का संग्रहण करते हैं और इन्हें लंबे समय तक संरक्षित करते हैं, और उसके पश्चात उसका उपयोग निरंतर करते रहते हैं। अब आप कहेंगे कि यह इनकी जो आर्थिक संरचना है ये कैसे इस पे डिपेंड है, तो तेंदू के पत्ते शासन जब से आज़ादी हुई है, 70 दशक हो गए हैं, तब से तो मुख्य ये तेंदू के पत्ते, बांस, इसकी जो कटाई होती है इस पर आश्रित होते हैं, वहाँ से उनको धन अर्जित हो जाता है। परंतु इससे पहले उनका जो आर्थिक स्थिति थी वो यही थी, लेन देन प्रणाली। मतलब आपके पास कुछ सामान है, वो सामान आप किसी अन्य व्यक्ति को दे के उनसे आपकी ज़रूरत की चीज़ों को ले लेते थे, तो ये उनकी व्यवस्थाओं में से है। लेकिन आज जो है, आज उन लोग गवर्नमेंट के द्वारा जो उन्हें तेंदू पत्ता तोड़वाई की जाती है, साल के जो बीज हैं, चार बीज हैं, इन सब चीज़ों का एकत्रण करते हैं वो लोग, हर्रा बहरा, ये जो वनों से प्राप्त होने वाली चीज़ों को एकत्र करके अपनी अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। गांव में पंचायत बन चुके हैं, उन पंचायतों के माध्यम से उन्हें थोड़ा रोजगार वगैरह मिल जाता है, परंतु वो उस पर कम ही आश्रित होते हैं, जो कि इनकी वनों की लकड़ियों को तोड़ के, काट के शहरों में या फिर थोड़े डेवलप जगहों पर वो जाके वहाँ पर बेचना और उससे अपनी अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। तो ये इनकी आर्थिक स्थिति को मेंटेन करता है। आइए हम इनके खाद्य श्रृंखला के बारे में जानते हैं, क्योंकि खाद्य श्रृंखला एक ऐसी चीज़ है जो कि अन्य जनजातियों से, ये बहुत अन्य जनजातियों से कैसे डिफरेंट करती है। हम बैगा जनजाति को जब देखते हैं, आज भी आप देखेंगे तो बैगा जनजाति मुख्य रूप से हमसे आज भी दूर है। आज हम एक व्यवस्थित रूप से रहने लगे हैं, बाहर आ गए, हमारी कबीलाई व्यवस्था को पूर्ण रूप से हम छोड़ चुके हैं। जिनमें आज भी कुछ अंदर के गांव हैं, वहाँ पर छोड़ चुके हैं, तो अंदर के गांवों में हम लोग देखने को मिलता है। परंतु जो नौकरी पेशा लोग हैं, व्यावसायिक लोग हैं, उन लोग अपनी व्यवस्थाओं को छोड़ के बाहर आ गए। परंतु बैगा जनजाति में आज भी वो अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित कर रहे हैं। तो वो लोग हमसे किस तरह से अलग है, उनकी खाद्य की जो संरक्षण की प्रणाली है, जो व्यवस्थाएं हैं, उसको हम जानते हैं। देखिए, खाद्य श्रृंखला के बारे में बात करें, खाद्य श्रृंखला एक सही शब्द है या नहीं है, मैं अभी लाइव में मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पर ये खाद्य श्रृंखला का मेरा मतलब ये है कि वो अपनी जीवन शैली में खाद्य पदार्थों से, माफ़ी चाहूँगा, रुक गया था वीडियो। हम खाद्य श्रृंखला के बारे में जान रहे थे। दो प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। पहली चीज़, ये लोग बाज़ार पे कहीं से कहीं तक निर्भर नहीं है। इट मीन्स ये कि जो हम लोग किराना सामान होता है तो हम जाते हैं और किराना की दुकानों से ला लेते हैं। सब्जी की बात आती है तो हम सब्जी मंडियों में चले जाते हैं, परंतु ये सब्जी मंडियों में नहीं जाते हैं। एक साप्ताहिक हाट लगता है इधर एरिया पे, उस जगह पे इन लोग जाकर बाजार करते हैं। ये
1970 के बाद की बात बता रहा हूँ। परंतु 1950 और 1970 के बीच में जो हमें जानकारी मिलती है वो किस तरीके से मिलती है। उस टाइम बाजार की व्यवस्था नहीं थी, या 1950 से पूर्व की व्यवस्था देख लें तो उस टाइम बाजार की व्यवस्था नहीं थी। तो ये क्या करते थे, यह पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर थे। जिस तरीके से अभी कोविड के टाइम पे कोविड-19 के टाइम पे हम लोग को लॉकडाउन कर दिया गया था और हम लोग कहीं से सामान नहीं ले पा रहे थे, हम लोग सामान के लिए एकदम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। परंतु यही चीज़ हमारे गांव में बैगा जनजाति के कुछ परिवार हैं, उन लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। तो मैंने जानकारी जुटाई कि ऐसा क्या है कि इन लोग टेंशन नहीं ले रहे हैं इस चीज़ों का। तो इन लोग साल भर में जो खेती करते हैं, तो खेती में इन लोग के पास धान आ जाता है, इनकी बाड़ियाँ रहती हैं। बाड़ी इट मीन्स घर के पीछे का एक खेत जैसा एक एरिया रहता है जिसको रूंद के बनाते हैं। उस जगह पे ये दलहन तिलहन दलहन ही लगाते हैं। तिलहन तो ये गुल्ली के जो इड़ुक होता है, इड़ुक का पेड़ होता है महुआ का, उसमें एक फल लगता है गुल्ली। उस गुल्ली के फल को पिरो के तेल निकालते हैं, वो उस पे आश्रित रहते हैं। गोंडी में क्या कहा जाता है मुझे याद नहीं आ रहा है गुल्ली का तेल को, परंतु वो उस पर खाना, जो खाना हो गया, खाना पकाना या फिर किसी फंक्शन में वो ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसी गुल्ली के तेल पे ही उन लोग खाना पकाते हैं। उसके पश्चात जब नेंग दस्तूर होता है, जो नेंग दस्तूर का मतलब ये कि हमारे जो पेन गोंगो होता है, पेन गोंगो को मैं और विस्तार में बोलना चाहूँगा कि पूजा पाठ होती है हमारे देवों को। जब हम लोग विदुरकते हैं, विदुरकना इट मीन्स ये कि हम जब उनको खाना भोग, सनातनी लोग भोग चढ़ाना कहते हैं, हम लोग पेन विदुरकना कहते हैं। तो पेन विदुरकना जो होता है वो गुल्ली के तेल से ही पकाया जाता है, तभी वो मान्य होता है। अर्थात वो अमान्य होता है। आजकल सब फैशन में आ गए हैं, वो चल जाता है, परंतु जो मिट्टी के बर्तन और गुल्ली के तेल पे ही उन लोग मेन पकाते हैं पकवानों को। तो मैं बता रहा था तिलहन के बारे में। दलहन तो ये हो गई, दाल लगा लेते हैं उन लोग। तिलहन मतलब ये कि तेल जो लगाते हैं उन लोग, तेल का उत्पादन गुल्ली से हो जाता है। नमक मिर्ची सब उन लोग अपना खुद का लगाते हैं और खुद का उगाते हैं बाड़ियों में। सब्जी भाजी सब चीज़ उन लोग अपना खुद का स्वयं का करते हैं। सबसे मुख्य चीज़ है नमक। आप लोग नमक के लिए आपको मार्केट जाना ही पड़ता है, जाना ही पड़ता है। तो ये अभी के समय पे 1970 के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें, नमक वगैरह के लिए इन लोग मार्केट जाते हैं। अदरवाइज़ इनके पास इन लोग कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं करते हैं कि उन्हें मार्केट से लेना पड़े। उसके लिए भी इन लोग अपने वन पे आश्रित जो सामान जो मिलते हैं वही सामान इन लोग मार्केट में लाते हैं और उसके बाद इसको बेच के वहाँ से परचेस करते हैं। नमक के बारे में मैंने जानकारी जुटाना चाहा कि हमारे जो नमक की प्राप्ति है बैगा जनजाति करती कहाँ से है। तो मुझे जानकारी मिली कि भाई नमक जो है, इन लोग कुछ वृक्ष हैं, मैं उसके बारे में इसलिए नहीं जान पाया वृक्षों के बारे में क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो चीज़ भूल चुके हैं, उन्हें नहीं प्राप्त है जानकारी, उस चीज़ के बारे में नहीं प्राप्त है। तो मुझे भी वो जानकारी नहीं मिल पाई, परंतु मैं कुछ समय बाद उस चीज़ को कोशिश करूँगा कि मैं कहीं से उसको जानकारी ले लूँ। तो एक कोई सा वृक्ष है इन लोगों के परिचय में, उस वृक्ष से के छाल से और उसके वृक्ष की जड़ों से ये नमक की प्राप्ति करते थे। अब ये कैसी विधि से करते थे ये मुझे जानकारी नहीं है, परंतु सब्जियों में जो नमक, पहले तो नमक खाते नहीं थे और जब नमक खाने लगे तो नमक का जो प्राप्ति है वो नमक की प्राप्ति इन लोग पेड़ों की छाल से करते थे। तो ये एक सबसे एंटीक और नई चीज़ हमें मिली। उसके बाद हाँ, गाढ़ा का नी, गुल्ली के तेल को गाढ़ा का नी कहा जाता है, मुझे कमेंट में नवनीत जी ने बताया, तो गाढ़ा का नी बोला जाता है। तो तेल की नमक की प्राप्ति आज के समय पे मार्केट पर निर्भर है। उसके पश्चात अब आते हैं हम, ये सीजनेबल हो गया, मतलब जब सीज़न चल रहा है, बरसात हो रही है, तो उस समय के लिए ये चीज़ें हो गई कि बाड़ी में लगा लिया और उस टाइम पे हम लोग ने ले लिया। जब पानी की व्यवस्थाएं नहीं होती है और जब इनके पास सब्जी भाजी का प्रकृति के रूप से प्राप्त नहीं होता है, तब के लिए इन लोग क्या करते हैं, तो इन लोगों के पास एक व्यवस्था है, सूखा या सुक्सी, खुला या सुक्सी, खुला कहा जाता है, खुलिया बनाते हैं और सुक्सी। तो सुक्सी में ये वेज और नॉन वेज, इट मीन्स शाकाहारी और मांसाहारी
शाकाहारी मांसाहारी दोनों चीज़ों को खुलिया के रूप में इन लोग बनाते हैं और अपनी सारी जो इनकी आवश्यकताएं हैं उस चीज़ की पूर्ति करने के लिए वो 1 साल के लिए पैक कर लेते हैं। तो पैक कैसे करते हैं, अब इसकी एक विधि मुझे जानकारी मिली कि जो भाजी होती हैं, चेज भाजी, चिरोटा भाजी, है ना, ये हमारे तरफ प्रसिद्ध हैं। चेज भाजी, चिरोटा भाजी ये बरसात के टाइम पे इतनी वृहद स्थिति में मिलती है, हमको प्राप्त होती हैं कि हम उसका उपयोग नहीं कर पाते, आखिरकार वो सूख जाती हैं। आज के समय पे तो सब लोगों ने उसको सूखने के लिए ही छोड़ दिया है, कोई उसका संग्रहण नहीं करता, परंतु बैगा जनजाति के लोग इसका संग्रहण करते हैं, उसे खुलिया और सुक्सी बनाते हैं। तो खुलिया और सुक्सी बनाने का जो मतलब तरीका है वो इस प्रकार है कि वो भाजी को तोड़ा जाता है। अभी वर्षा ऋतु का समय है, आपको चेज भाजी, आपको चिरोटा भाजी और भी कुछ भाजियां हैं जो कि प्रकृति रूप में आपको मिल जाएंगी। तो उन भाजियों को आप तोड़ें, उनको धो लें, उनको धोने के पश्चात हल्की आंच में उसे भूंजा जाता है और भूंजने के पश्चात उन्हें सुखा के पैक करके रख दिया जाता है। और उस पैक करते हैं तो वो किस चीज़ में पैक करते हैं, उसे कहा जाता है डूटी। ये एक घास का बना हुआ एक पात्र होता है, बर्तन होता है, यानी पहले तो ये टीन के बर्तन नहीं होते थे, तो घास के बर्तन होते हैं जिसमें हवा का आना जाना निरंतर चलता रहे। तो उसमें ये साल भर सुरक्षित रह जाते हैं और ये लोग समय समय पे इन चीज़ों का उपयोग करते रहते हैं। इसके पश्चात आते हैं हम मांसाहारी पे। मांसाहारी एक चीज़ है कि हम जब अभी बनाते हैं मांसाहारी चीज़ों को, तो उन मांसाहारी चीज़ों में एक चीज़ आप देखेंगे कि जल्दी ख़राब हो जाता है, मसालों का इतना उपयोग होता है कि वो ख़राब हो जाता है। परंतु हमारे बैगा जनजाति और हमारे सभी ट्राइब्स में ये चीज़ आपको मिल जाएगी कि उन लोग उसको सुखा लेते हैं। जैसे हम सुखसी मछलियों को, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा मछली मिलती है बरसात के समय, तो हम उसको सुखा के उसको भूंज के रखते हैं। उसी तरीके से मांस को क्या होता था, पहले के समय पे जब शिकार किया जाता था तो कबीला व्यवस्था में रहते थे, ढेर सारे लोग शिकार करने जाते थे, तो कभी कभी ऐसा हो जाता था कि आवश्यकता के से ज़्यादा शिकार हो जाता था, क्योंकि शिकार में इतने कुशल होते थे कि एक बार में गए तो पूरी व्यवस्था करके आते थे वो महीने महीने की। तो उस व्यवस्था के समय जब ये अत्यधिक मात्रा में जब मिलने लगा, होने लगा, तो इसके लिए एक टेक्नोलॉजी का उत्पादन हुआ कि क्या करें कि मांस को हम सुरक्षित रख पाएँ। तो मांस को सुरक्षित रखने के लिए भी यही सुक्सी की व्यवस्था की गई और इस सुक्सी खुलिया में मांस को सीधे टुकड़ों में काट के उनको धूप में डायरेक्ट सुखा दिया जाता था। तो जब धूप में सुखा दिया जाता था तो उसी खुलिया को ये जो मैं बताया था डूटी नामक एक पात्र में इन लोग उसको संरक्षित करके रखते हैं। और ये घर के मतलब जो बीच वाला जो अनाज के तरफ का एक पार्ट होता है, जो हमारी घरों में जो हमारे जो कोयतुरियन जो हमारे घर होते हैं, मट्टी के घर, घास के घर, उसमें पीछे साइड पे इनका एक अलग स्थान होता है, उस जगह पे इन लोग उसको संरक्षित रखते हैं ताकि जब भी कोई मेहमान आते हैं तो वो मेहमानों को शिकार करने के लिए तुरंत नहीं जाते हैं, उन मेहमानों की मेहमान नवाजी वो तुरंत उस व्यवस्था के रूप में करते हैं। क्योंकि पहले से जो पशुपालन व्यवस्था थी वो उतनी ज़्यादा विकसित नहीं थी या फिर उतने अच्छे से नहीं की जाती थी, तो वो उस सुख से यानी सुक्सी मांस को या फिर खुलिया जो मांस होता है उस मांस की सब्जी बना के खिलाया जाता था, मेहमान नवाजी की जाती थी। तो ये एक मुख्य रूप से बैगा जनजाति का खाद्य संरक्षित करने का, खाने पीने का एक व्यवस्था है, जो कि आज भी हमारे क्षेत्र में हमारे जो हम लोग का बेल्ट है, परसवाड़ा एक ट्राइबल बेल्ट है, तो हम लोग उसी क्षेत्र के निवासी हैं। तो उस क्षेत्र में आज भी वो संचालित है, व्यवस्थित रूप से चल रही है। हाँ, दिनेश ध्रुवे जी ने बताया। तो ये घास और बांस दोनों से बना होता है, लेकिन जब बांस और घास की बात आती है तो मिक्स करके जो बनाते थे, मैंने खुद स्वयं नहीं देखा है और उन्होंने जितनी मुझे जानकारी दी है तो मैं आप लोगों से साझा कर रहा हूँ। धूती जो है वो बांस की अभी हम लोग देख रहे हैं, परंतु घास की भी धूती बनाई जाती थी जिसमें वातावरण वायु का आदान प्रदान होता था, घासों से भी बनाई जाती थी।
आइए तो हम संस्कृति के बारे में, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं। तो हम संस्कृति के बारे में आते हैं कि ये संस्कृति किस तरीके से सुचारू रूप से संचालित है। तो संस्कृति में सर्वप्रथम हम देखेंगे कि हमारी जो कोइतुरियन संस्कृति है, प्रकृति पूजा की जो व्यवस्था है, हमारी संस्कृति है, उसी पर ये आधारित हैं और इसी को निरंतर रूप से संचालित कर रहे हैं। बात की जाए संस्कृति में इनका, यह लोकप्रिय हैं, खास तौर से एक जो कपड़ा पीछे बांधते हैं और उस कपड़े में, जी जी, मांस को धुआं में भी सुखा के रखते थे, जी जी, वो अपनी ढेर सारी कोइतुरियन टेक्नोलॉजी है उसको वह विकसित करते जा रहे गए हैं और उसके अनुसार ठीक है मरावी जी, घास का नहीं, बांस का, बम्बू का बनता है। मुझे जितनी जानकारी दिए गया था तो मैंने आपसे साझा किया, अब आपने मुझे एक और जानकारी दे दी है, बांस का ही बनता है, तो बांस का ही बनता होगा। दोनों का बनता होगा तो भी अच्छा है और बांस का बनता होगा तो भी अच्छा है। बांस और घास में जो मैं जहाँ तक जानने में गलती हुई होगी तो आप लोग के मार्गदर्शन में मैं सीख रहा हूँ अभी भी। संस्कृति की बात की जाए तो सबसे पहले संस्कृति में हम उनकी जो लोक नृत्य हैं, उन लोक नृत्य की बात करते हैं। तो जो लोक नृत्य कर्मा, शैला, रीना, ददरिया नृत्य जो होते हैं, इनमें गायन के साथ ये नृत्य करते हैं। तो मैं लास्ट में आपको एक पंक्ति जरूर गा के बताऊंगा, क्योंकि ये अंत के समय, यानी मुझे जानकारी जब मैं ले रहा था तब उन लोगों ने गा के बताया था। तो टूटा फूटा है परंतु जानने योग्य है, क्योंकि ये चीज़ें विलुप्त होते जा रही हैं। तो मैं एक बार आपको वो गा के बताऊंगा और उसका अर्थ भी बताऊंगा। जी, तो हाँ, ये हाँ एक छोटी सी विशेषता है, जो विशेषता बैगा जनजाति में पाई जाती है, बागा पाना। तो ये एक बागा पाना, इट मीन्स ये कि जो कपड़े लपेट के जो बच्चों को रखा जाता है पीछे पीठ पे, है ना। तो ये शब्दों का प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, पर ये बागा पाना मुझे बताया गया है। तो बच्चों को पीछे जो कपड़े में लपेट के मार्केट जाना है, जंगल जाना है या अन्य काम करना है, घुमाना है। तो नहीं नहीं अशोक जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आ रहे हैं, मैं सीख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैंने अभी इस क्षेत्र में अभी शुरुआत की है, मैं इसमें प्रोफेशनल नहीं हूँ। और हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोगों के पास लिखित नहीं है, लिखित नहीं है। हम लोग जो हमारे जो बुजुर्ग लोग हमें कह के बता रहे हैं, सुन रहे हैं, हम लोग उसी पे हम लोग निरंतर चलते जा रहे हैं। तो हाँ हाँ, यहाँ पर बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं जो कि मुझे जानकारी देते जा रहे हैं। मैं इसे ज़रूर नोट डाउन करूँगा। और मेरी जो मैं अपनी जो प्रकाशन में जो मैं अगर पुस्तक आने वाले समय पे मैं अगर लिखने वाला हूँ, लिख रहा हूँ, आदि लिख के हुई है, उस पुस्तक में मैं आपके संशोधनों को ज़रूर से ज़रूर वहाँ पर रखूँगा। तो हम संस्कृति, उनकी संस्कृति पे आते हैं। तो हम खास तौर से उनकी संस्कृति यही है कि वो अपनी संस्कृति को संजोए रखे हुए हैं और इन नृत्य के गायन के माध्यम से, चाहे वो पे एनर्जी हो, बरसात एनर्जी हो, अपना मुख्य रूप से अपना योगदान देते हैं। चाहे वो मतलब हमारे जो बीज जब हम लोग बोते हैं, हमारे गांव में एक प्रचलन है, बैगा जनजाति का कोई भी व्यक्ति हो, छोटा 12 साल का या फिर पुरखा, मतलब बुजुर्ग व्यक्ति 50-60 साल का, वही व्यक्ति बीज की पूजा करता है। तो ये बीज की पूजा करने वाला जो काम है, ये हमारे एरिया में कोई भी हो, अन्य जनजाति के लोग या अन्य लोग भी इस चीज़ को मानते हैं। और बीज की पूजा, जो सर्वप्रथम बीज होती है, उसके पहले की जो गोंगो होती है, वो बैगा जनजाति के द्वारा ही हमारे इधर संपन्न की जाती है। बैगा जनजाति की एक और मुख्य रूप से विशेषता है, या फिर उनकी क्षमता को हम बताएं,
तो वे जड़ी बूटी के रूप में तो ये जड़ी बूटियों के भी बहुत ज़्यादा जानकार होते हैं, क्योंकि ये जंगल के बारे में हर एक घाट, हर एक पहाड़ी, हर एक जो झरना होता है या फिर पिंजरा होता है, इसके बारे में इन्हें सब जानकारी होती है अपने क्षेत्र की। तो उसी में इन लोग मतलब औषधियों के भी बहुत ज्ञानी होते हैं औषधियों के बारे में। इन लोग खास तौर से कहते हैं एक बड़ी दवाई, छोटी दवाई। तो बड़ी दवाई, छोटी दवाई में इन लोग इतना तक रहता है कि कोई भी समस्या हो, मलेरिया हो या फिर कोई और भी ऐसी जो कीटाणुओं से हो जाए, जीवाणुओं से हो जाए, चर्म रोग हो जाए, इन सब चीज़ों का वो बड़ी दवाई, छोटी दवाइयों का उपयोग करके इन लोग उन बीमारियों को डॉक्टर के पास तक नहीं जाते हैं। डॉक्टर के पास तो कई कई सालों तक इन लोगों का आना जाना नहीं होता है। सब चीज़ गांव में ही इन लोग जड़ी बूटियों के माध्यम से अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। जैसे भूई लीम हो गया, भूई लीम का उपयोग करते हैं इन लोग मलेरिया वगैरह में, काढ़ा बना के पीते हैं भूई लीम का। छोटी दवाई वो फसका नंदन करके एक पत्ता होता है, उसका उपयोग करते हैं। तो कठोर से कठोर बीमारियों का भी इलाज इनके पास व्यवस्थित रूप से आज भी संचालित हो रहा है। परंतु ये एक दुख की बात है कि ना ही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, ना ही हम उस व्यवस्था को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। सब अपनी अपनी शिक्षा की व्यवस्था को आगे बढ़ा लेते हैं और उस गांव को छोड़ के बाहर चले जाते हैं। तो ये हमारे लिए एक बुरी बात हो जाती है। थर्ड, ये बोला जाए तो ये झाड़ फूक में एक क्वालिटी होती है। जब हम आंतरिक अगर घाव हो जाता है, यानी बाहरी हमें जब लग जाती है, गिर गए कहीं, कुछ हो गया, कुछ गड़ गया, तो घाव बन जाते, तो उसका इलाज तो हम बैगाओं के पास जाके करवा लेते हैं। परंतु आंतरिक रूप से भी कई हमारे जो रहते हैं, जो मानता है उसको, तो आप झाड़ फूक या फिर तंत्र विद्या, जो मंत्र विद्या होती है, इसमें भी महारत हासिल होती है उन्हें। कई लोग अन्य जनजातियों को भी इसकी व्यवस्था में महारत हासिल। पर बैगा जनजाति के जो हैं, इन लोग गोंगो में मुख्य रूप से स्थान प्राप्त करके रखे हुए हैं। और झाड़ फूक का जब काम आता है या फिर अन्य कोई समस्याएं आती हैं, तो उसमें भी बैगा जनजाति को उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है, और स्थान के साथ साथ हम उन्हें उतनी ही महत्व देते हैं। आप लोग खास तौर से कि बैगा जनजाति को अलग थलग करके रखा गया है। लोगों की मानसिकता बन गई है कि ये अलग हैं, बहुत पिछड़े हैं, या फिर और भी कई हमारी जनजाति के मतलब लोग उन्हें अलग व्यवस्था के लोग हैं, बाहरी दूसरे लोग हैं करके उन्हें धुतकार देते हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कोयतुरियन संस्कृति की व्यवस्था की इतनी बड़ी रीढ़ की हड्डी है कि वह इनके बिना कोई भी नेंग सेंग एक काम हो गया, ये संभव नहीं होता है। बैगा जनजाति में हम यदि चर्चा करें, और बैगा जनजाति की चर्चा करते समय यदि हम उनके गोदना पर बात ना करें तो ये उनके साथ न्याय नहीं होगा। तो आइए हम जानते हैं गोदना के बारे में। गोदना क्या चीज़ है और इसका कितने प्रकार के होते हैं, इसका उपयोग क्यों किया जाता था, इसके लाभ क्या हैं। तो हम गोदना के बारे में जानते हैं। गोदना के बारे में आपको मैं इसलिए विस्तार पे बताऊंगा क्योंकि यह एक विलुप्त होती हुई चीज़ है। जो व्यवस्था है, ये विलुप्त होती हुई व्यवस्था है, जिस कारण से हमारी पहचान हम खोते जा रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं गोदना के बारे में। मैं संस्कृति में एक चीज़ बताना भूल गया कि जो हम लोगों में सिमिलर होती है, गोंड जनजाति में, अन्य और मुड़िया जनजाति में, जो मरिया जनजाति में जो व्यवस्थाएं मिलती है, 3 व्यवस्था, जैसे पुटसीना नेंग, मणमिता नेंग और साइना नेंग, ये 3 व्यवस्थाएं इतनी ज़्यादा इनों में प्रचलित हैं। जिस तरीके से पुटसीना नेंग का अर्थ होता है कि जन्म से, और मणमिंग का नेंग होता है शादी के बंधन में बनने से, मणमिंग कहा जाता है शादी को। और ये पारसी भाषा का शब्द है मणमिंग करके। इसका जो मतलब मणमिंग का जो नेंग होता है,
वो मुख्य रूप से भूमिका और सवासिन और सुवासा करके जो होते हैं उनके माध्यमों से ये कंप्लीट होता है। इनके बिना ये नेंग कंप्लीट नहीं होता है। साइना नेंग जो है ये मृत्यु का नेंग है, मृत्यु का नेंग है। मृत्यु के नेंग में इनमें ये प्रथा है, सभी कोतुरिन संस्कृति की जैसी प्रथा है वैसी इनमें भी है कि ये साइना अगर वो मर जाते हैं, यानी साइना भी गोंडी का शब्द है, साइना यानी होता है मरना, तो यदि वो मरते हैं तो उसके पश्चात मिट्टी दी जाती है, इन में मिट्टी को दी जाती है, यानी गड़ाया जाता है। जिस स्थान पे गड़ाया जाता है उस स्थान पे मिट्टी पे वहाँ ले जाके जो पेज होता है, काफ़ी प्रसिद्ध है इनका पेज वगैरह जो होता है, उसे वहाँ रख दिया जाता है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, यदि वो पेज अगर सूख जाता है मतलब इसका मतलब ये होता है कि वो आत्मा अभी भी यहाँ पे ही है, यानी जो वेन है वो अभी भी यहीं है। और जब यदि वो अगर मतलब आधा होता है तो उसमें और लाके डालते हैं, और अगर वो ख़त्म हो जाता है तो मतलब यहीं है और वैसा ही रहता है। उसका मतलब ये होता है कि वो यहाँ से वो वेन जा चुका है, वो जो आत्मा है वो यहाँ से जा चुकी है, इसका अर्थ ये होता है। ये मुझे जानकारी उन्होंने दी थी। पुट्सिना नेंग में एक इनमें प्रचलित है एक व्यवस्था, जो गर्भवती महिलाएं होती है, जब उनको मतलब पुत्र या पुत्री जो भी उन्हें प्राप्त हो जाता है, यानी तब उसके पश्चात वो 1 मंथ तक खाना नहीं बनाते हैं। जब वो 1 मंथ के पश्चात वापस उनका गृह प्रवेश ही कहेंगे उनको, गृह प्रवेश का मतलब वो अपने घर में वापस आती हैं, तो जब वो अपने घर में वापस आती हैं तब उसके बाद वो खाना पकाती हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जनजाति महिलाओं के प्रति कितना सम्मानपूर्ण व्यवहार करती है। आज तो हमारे यहाँ पे शासन प्रशासन का इतना कठोर नियम हो गया है कि वे सब अपने हॉस्पिटल्स में वो डिलीवरी होती है तो वो हॉस्पिटल्स में ला लेते हैं, परंतु पहले जो व्यवस्था थी उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो इस तरीके का होता था। हमारे क्षेत्र में गोंड जनजाति के लोग महिलाओं को इतना उच्च स्थान, मात्र सत्तात्मक परिवार तो है ही है, आप लोग सभी लोग इस चीज़ से परिचित हैं, परंतु बैगा जनजाति की जो महिलाएं हैं उन्हें मट्टी का मतलब ये एक धरती जो है, धरती माता का एक रूप से देखा जाता है। और उन्हें गोंड जनजाति के युवा कभी भी गलत नज़र से या फिर इस नज़र से नहीं देखते हैं कि वह उनसे शादी करें या फिर उनसे परिवार मतलब बनाए, इस तरीके का उनका कभी ध्यान भी नहीं जाता है। उन्हें इतने आदर भाव से धरती माता का एक रूप माना जाता है और उन्हें उतनी ही महत्व और उतनी ही इज्जत दी जाती है। तो ये हमारी बैगा जनजाति की संस्कृति में आता है। और वेशभूषा तो आप लोगों को पता ही है कि वेशभूषा बैगा जनजाति की क्या है। एक मतलब जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं उसमें तो एकदम सादा कपड़े का लपेटा जो बोला जाता है वो होता था महिलाओं के पास, और पुरुष वर्ग ओनली लुंगी या फिर लंगोट को ही सिर्फ धारण करते थे। तो सिर्फ इतना ही है इनका वेशभूषा में। और गहने होते थे, गहने तो आप सभी लोग परिचित हैं कि रुपया माला बहुत ज़्यादा इन्हें लोग प्रिय होती है और कलगी होती है। और महिलाओं के पास तो गोदना उनका आभूषण होता है, उसके बाद करधन, उनके पैर के पहनने का चांदी के आभूषण में बहुत ज़्यादा, हमारे आज भी क्षेत्र में चांदी के इतने महंगे महंगे आभूषण उनके पास सुरक्षित हैं। तो ये इनकी संस्कृति है। वेशभूषा में अपन ने चर्चा की। आइए हम जानते हैं अब गोदना के बारे में। गोदना काफ़ी समय से मैं बोलने वाला था लेकिन गोदना के बारे में मैं बोल नहीं पाया था, तो गोदना के बारे में बात करते हैं। गोदना बैगा जनजाति, ऑल ओवर जनजातियों में बैगा जनजाति को ही गोदना के इसमें पहचाना जाता है। गोदना हर किसी में है, परंतु गोदना का यहाँ पर एक कहा जाए तो इतना अच्छा महत्व है कि मैं आपको उसके बारे में आप बताऊंगा तो आप उसके बारे में और अच्छे से जान पाएंगे। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, मैं बताते जाऊंगा तो आप लोग को समझ में आएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि गोदना कितने प्रकार के होते हैं।
तो बैगा जनजाति में गोदना 10 प्रकार का उपयोग मतलब गोदना का बनावट होता है 10 प्रकार का, 10 प्रकार का ही गोदना होता है। तो मुख्य रूप से जो प्रसिद्ध होता है वो जो यहाँ माथा होता है, माथे में यहाँ पर उन लोग का गोदना होता है, और चेहरे पे, आँखों के आसपास, ओठ के आसपास, इस जगह पे गोदना, और जो चेस्ट होता है अपना सीना, सीना में गोदना का जो होता है वो बहुत मुख्य होता है। गोदना का महत्व बैगा जनजाति में इतना ज़्यादा है कि उस जगह पे यदि अगर आपके पास वो गोदना नहीं है तो आपकी शादी नहीं होगी, ये कहा जाता है और ये होता है। मतलब शादी नहीं होती उन महिलाओं की, मतलब जिनके पास गोदना नहीं है। तो मैं आपको एक नियम बताना चाहूँगा गोदना का, जो गोदना का मतलब उसको एक लोकप्रिय बनाता है उन बीचों में, उसे कहा जाता है सत्ता का नियम। ये जो नियम होता है आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये नियम लड़की पक्ष से स्टार्ट होता है। जब लड़की छोटी होती है और उसका भाई होता है, जो उसका बड़ा भाई होता है, वो बड़ा भाई लड़की के गोदना का खर्च को वहन करता है। पैसा फैमिली मेंबर्स देते हैं, परंतु वो लड़की का भाई, जो बड़ा भाई होता है, वो उस पैसे का वहन करता है और गोदना गोदवाता है। जब ये शादी के लायक होती हैं लड़कियां, और जब वर पक्ष जाता है और जब शादी होती है, तो उस टाइम लड़के पक्ष वाले ये कह के एक चूड़ा, जो चूड़ा इट मीन्स ये कड़ा जो मैं पहना है, इस टाइप का कड़ा के लिए वो लड़के को पैसा देते हैं। और वो जो पैसा जो देते हैं, वो उस पैसे को ये कह के दिया जाता है कि आपने जब अपनी बहन को गोदना के लिए आपने जो व्यय किया था, उसका हम एक प्रतिरूप आपको हम चूड़ा के रूप में दे रहे हैं। तो ये गोदना की एक सांस्कृतिक रूप से जो महत्व है, तो वो उसको दर्शाता है। ये हमारा एक सत्ता का नियम होता है। तो मैं आपको ये चीज़ बताया। अब आते हैं हम गोदना में पुनः वापस। तो गोदना का जो होता है, गोदना जो होता है वो हम देखेंगे कि नेचुरल केमिकल, जो अभी के टाइम पे जो टैटू हो चुका है, उसका कहा जाए एक परिवर्तित नाम है टैटू। उस टैटू में जो यूज़ होता है वो इंक यूज़ करते हैं, ये सब यूज़ करते हैं। तो उस टाइम पे वो सब चीज़ें नहीं होती थी। प्राकृतिक रूप से क्या चीज़ यूज़ होता था, तो हम देखेंगे भेलवा, है ना, भेलवा हो गया, और आपका लहसुन का रस, ऐसी चीज़ों से, प्रकृति चीज़ों से गोदना को उस टाइम गोदा जाता था। उसके लिए एक विशिष्ट गोदना का जो बनाने वाला व्यक्ति होता था वो निर्धारित होता था, उनके पास कलाकृतियाँ रहती थी। पूरे शरीर के हिस्सों में वो गोदना गोदाया जाता था। तो उस गोदने का महत्व जो है इसी रूप से कि वो नेचुरल क्या क्या चीज़ें प्रकृति से लेके वो हमारे शरीर में, उस जब वो टाके यानी जब वो सुई चुभोई जाती थी तो उसके माध्यम से वो चीज़ हमारे शरीर के अंदर जाती थी। तो वो हमारे शरीर को स्वस्थ करती थी, हमारे शरीर को बीमारियों से दूर करती थी। तो ये इतनी सारी हमारी पुरानी चीज़ें हैं, तो हम आज जान रहे हैं और लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। अब हम जानकारी के साथ गोदना के लाभ बताते हैं। लाभ क्या क्या गोदना के? लाभ में मैं कंटिन्यू मुझे याद है, पर मैं आपको कंटिन्यू पढ़ के बता देता हूँ। नस काम नहीं करती है। जो गोदना होता है वो एक तरीके का एक्यूप्रेशर थेरेपी होती है। आज हम सुई चुभवाने के लिए डॉक्टरों के पास जाते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास। उस चीज़ को वो उस समय पे गोदना के माध्यम से करते थे। हमारे शरीर में जो एक फ़ायदा ये है कि हमारे शरीर में जो नस काम नहीं करती है, तो उसका नस का संचालन सुचारू रूप से हो, इसलिए गोदना गोदाया जाता था। सेकंड ये कि चर्म रोग, गोदना गोदाने वाले व्यक्ति को कभी चर्म रोग नहीं होता है। आप आज भी बैगा जनजाति के लोगों के पास जाएंगे तो उन्हें चर्म रोग की शिकायत नहीं होती है। जैसे आज हमारे शहरों पे ढेर सारी
चर्म रोगों के बारे में हमें सुनने मिलता है, नई नई चर्म रोगों के बारे में जानने के लिए मिलता है, वो उस टाइम पे हम लोग गोदना से पहले ही उसको समाप्त कर देते थे। सबसे बड़ी एक वैज्ञानिक तथ्य की बात ये है कि जब गोदना गोदाया जाता था, जी हाँ, ये गोंडी संस्कृति कहें या कोयतुरियन संस्कृति कहें, ये एक सिमिलर ही है। कोयतुरियन व्यवस्था में ही ये लोग भी निवासरत हैं, कबीले रूप में हम लोग भी रहे हैं, गोंड प्रधान, बैगा, मुड़िया सब लोग, और ये एक जनजाति है। परंतु ये जनजाति सबसे मैं दिनेश जी का मैं जवाब दे रहा हूँ, सबसे लेट कबीली व्यवस्था को इन्होंने त्यागा है। आज भी ये कबीलों में रहना पसंद करते हैं, झुंड में रहना पसंद करते हैं, एक साथ रहते हैं, कहीं पे भी एक साथ उठ के जाते हैं। आज भी ये झूम कृषि को महत्व देते हैं। अलग अलग स्थानों पे इन लोग झूम खेती ही कर रहे हैं। खेती बहुत कम करते हैं, खेती उनकी पड़ी रह जाती है, लेकिन खेती नहीं करते हैं, वनों पर आश्रित रहते हैं, ऐसी व्यवस्था है। तो कबीली व्यवस्था को सबसे अंतिम में छोड़ने वाले व्यक्ति इन्हीं में से हैं, बैगा जनजातियों में से। तो इनके बारे में अपन अब चर्चा कर रहे हैं, तो हमें तो सिमिलरिटी मिलेगी, क्योंकि ये एक ही हैं, इनमें कोई भिन्नता नहीं है। काम के अनुसार इन्हें थोड़ा थोड़ा अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है व्यवस्थाओं में, तो वो व्यवस्थाओं के कारण हम लोग आज उन्हें अलग मानते हैं। सब लोग एक दूसरी जनजातियों को अलग अलग मानते हैं, पर वो अलग अलग नहीं हैं, वो सब एक ही जैसे सिमिलर हैं। तो एक वैज्ञानिक तथ्य में गोदना के बारे में आपको बताऊंगा कि आज भी आप देखेंगे कि हमारे शरीर में जो बैगा जनजाति के लोग हैं, शरीर में कपड़ा कम पहनते हैं, तो और कपड़ा पहनते भी हैं तो वो एक घुटने के ऊपर और इधर बॉडी, अपर बॉडी में नॉर्मली बस ऊपर एक लपेटा मारते हैं या फिर वो खुला रखते हैं। तो जब इस चीज़ में आप ये देखेंगे कि जो गोदना होता था वो हाथ पैरों में घुटने से नीचे, उधर नीचे तक रहता था, इधर हाथों में पूरा यहाँ ऊपर तक रहता था, चेहरे में यहाँ पे रहता था। तो जो गोदना होता है, महिलाएं सुबह जल्दी उठ जाती हैं, 4 बजे 5 बजे उन लोग अपना स्टार्ट कर देते हैं काम करना। तो जब वो काम करती हैं तो जब धूप होती है, जो शरीर गोदना के बाद नीला पड़ते पड़ते काला हो जाता है, तो वो धूप को इतना ज़्यादा अवशोषित करता है कि हमें विटामिन डी की कमी नहीं होती है। आज ये वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित है कि जो 30 साल से अधिक उम्र की महिलाएं हैं, शादी के बाद या फिर 30 वर्ष की उम्र के बाद उनमें कैल्शियम की कमी होने लगती है, विटामिन, उनके हड्डी कमज़ोर होने लगते हैं, उनके हाथ पैर दर्द होने लगते हैं। तो ये जो है वो उस टाइम पे क्यों नहीं था? तो इसका एक महत्वपूर्ण यही है, गोदना के कारण जो शरीर के जो रोम छिद्र होते हैं उनमें ब्लैक रंग, जो काला रंग है वो आ जाता है, जो धूप को सर्वाधिक अवशोषित करने में सक्षम होता है, जिस कारण से हमारे मातृ शक्तियों की विटामिन डी की जो कमी की पूर्ति है वो उसके माध्यम से हो जाती है। ये सबसे बड़ा वैज्ञानिक तथ्य हम लोग ने जो अभी तक जानकारी जुटाए हैं, डॉक्टर्स भी इस चीज़ को एग्री करते हैं कि हाँ ये एक महत्वपूर्ण कारण है, गोदना के कारण विटामिन डी की कमी नहीं होती है। तो इसके पश्चात मैं बताना चाहूँगा कि जो महिलाएं हैं उनके बाल, आज भी आप जाएंगे तो बैगा जनजाति की महिलाओं के बाल पकने की जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा लेट होती है। मतलब आज की जो जनरेशन है वो कम उम्र में बाल पकने लगे हैं, वो बाल इतना लेट पकते हैं कि उनके कई 70 साल की महिलाओं के बाल जो हैं वो बाल काले लेट होते हैं। उसमें एक और प्रमुख कारण है कि वो कंगा जो करते हैं, महुए के कंगी से, लकड़ी के कंगी बनाते हैं, उसको कुछ कहा जाता है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, उससे यूज़ करते हैं, जिस कारण से उनके बाल काले रहते हैं। अधिक उम्र में भी थकावट, जो काम होते हैं, काम करने से थकावट उन्हें महसूस नहीं होती है, तो गोदना के कारण है, क्योंकि जो उनका शरीर रहता है वो मजबूत होता है, जिस कारण से वो अपने आप को मजबूत अधिक समय तक रख पाते हैं। उनका जीवन का जो उम्र है वो भी 70, 80, 90 सालों तक उन लोग टिके रहते हैं। लास्ट में कहना चाहूँगा कि आक्रमणकारियों से बचने के लिए, परंतु मैं
उतना ज़्यादा एग्री नहीं करता हूँ इस पॉइंट से, परंतु मुझे जहाँ तक अभी तक जानकारी मिली है तो ये भी एक कारण है कि आक्रमणकारियों से हम लोग बचने के लिए भी गोदना का उपयोग करते थे। हमारे यहाँ की मातृशक्तियाँ गोदना के लिए यानी गोदना गोदाते थे, जिसमें चेहरे में गोदना होता था, तो जिस कारण से उनको उनका जो रूप है वो कुरूप हो जाता था, जिस कारण से बाहरी आक्रमणकारी उस जगह पे मतलब उन पे हावी नहीं होते थे। परंतु मैं इस चीज़ को कम आप लोग के सामने इस तथ्य को रखना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग सक्षम होते थे अपने आप को बचाने के लिए, और हम लोग जंगलों में रहते थे तो उतना ज़्यादा आक्रमण उतना नहीं हो पाता था। परंतु लोग जो हमारे इतिहासकार हैं, जो दूसरे जाति समूह से बिलोंग करते हैं, उन लोगों ने इस चीज़ को एग्री किया है, तो उस चीज़ को मैं उतना फॉलो नहीं करूँगा। अब मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि ये बैगा जनजाति में पुरुषों में नहीं देखने को मिलती है। जो अपनी गोदना की व्यवस्था है पुरुषों में नहीं है। ये कारण क्या है ये तो मुझे नहीं पता है, परंतु जब ये कबीली व्यवस्था में थे तो कुछ लोग इसको फॉलो करते थे, गोदना गोदाया जाता था। जिनको प्रॉब्लम रहती थी तो उस समय पे जैसे कई बार आप देखेंगे कि आज भी किसी को गर्दन में दर्द होता है तो गर्दन में उसे टकवा दिया जाता है। सर दर्द होता है तो उनको यहाँ पे आंखों के पास उन्हें टकवा दिया जाता है, मतलब गोदना का छोटा छोटा निशान या सर में निशान, सर दर्द की प्रॉब्लम रहती है तो उनको आज भी वो एक कहा जाए तो एक दवा के रूप में आज भी यूज़ किया जाता है। तो लड़कों में बहुत कम मात्रा में था। बाकी पूर्ण रूपेण एक विस्तृत बात की जाए तो श्रृंगार के रूप में सर्वाधिक प्रचलित है बैगांव में गोदना की प्रथा। हम जनजाति बैगा जनजाति के बारे में कुछ एक शॉर्ट्स हम बात कर लेते हैं। हम ये भी चर्चा करेंगे कि आज बैगा जनजाति की व्यवस्था जो स्थिति है कैसी है, और आने वाले समय में हमारे द्वारा क्या सुधार किया जा सकता है, गवर्नमेंट के माध्यम से हम किस तरीके से सुधार कर सकते हैं। तो मैं अब 2 मिनट मतलब ये आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि जो बैगा जनजाति होती है, यह जनजाति मुख्य रूप से जो साधारण जीवन जीने पर विश्वास रखती हैं। जी, जो महुए के पेड़ की छाल से बनाया जाता है, ये हमारी गोटुल जो व्यवस्था है उसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि जब लया लयोर जब हमारे एक दूसरे को पसंद करते हैं, जो एक गोटुल जब दूसरे गोटुल के लया लयोर एक दूसरे को जब पसंद करते हैं, तब इस कंगे का बहुत महत्व होता है। और इस कंगे को लया के पास लयोर जाके देते हैं, अपनी पसंद को बताते हैं कि हाँ हम जिस लयोर को दिया जाता है उसको वो एक प्रेम का प्रतीक के रूप में देते हैं, और यदि वो एक्सेप्ट करते हैं तो वो आने वाले समय पे एक दूसरे के प्रति आत्मनिर्भर या फिर वो अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो कंगे का एक अलग महत्व है जो गोटुल के अंतर्गत आता है। मुझसे पहले हमारी भीनू दीदी ने इसके बारे में बताया था। आज भी मैंने काफ़ी चर्चा की है बैगा जनजाति के बारे में, तो इनमें बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं धन्यवाद और सेवा जोहार करना चाहूँगा, आप लोगों की भी जो आप मुझे जानकारी देते जा रहे हैं। तो मैं इनकी न्याय व्यवस्था के बारे में चर्चा करूँगा आप लोगों से। बैगा जनजाति की न्याय व्यवस्था में हम लोग जैसे पंच जो हमारे रहते हैं, नार व्यवस्था में जो हमारे रहते हैं, इनका एक जो कबीलाई व्यवस्था होती है, उस कबीलाई व्यवस्था में जब इन लोग रहते हैं या फिर होते हैं तो इनके माध्यम से जब ये निर्णय जब करते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति जब कठोर निर्णय लेना या फिर किसी के प्रति निर्णय लेते हैं, तो वो निर्णय लेने का इनका मुख्य एक पॉइंट होता है कि वो जब निर्णय लेंगे तो वो ज़मीन में बैठेंगे। फर्स्ट उनका यही रहता है कि वो ज़मीन में बैठेंगे। जब ज़मीन में बैठ के ही वो अपनी बातों को रखते हैं। और जैसे हम लोग अपने आप को थोड़ा ऊंचा मान के थोड़े ऊंचे स्थान पे पंचों को बैठालते हैं, या फिर हमारे जो नार व्यवस्था के जो हमारे रहते हैं उन लोगों को जो
हमारे जो न्याय करने वाले जो रहते हैं उनको हम थोड़े ऊंचे स्थानों पे बैठालते हैं, परंतु बैगा जनजाति के जो लोग होते हैं जब अपनी न्याय व्यवस्था पे इन लोग रहते हैं तो न्याय करते समय ना ये चटाई का यूज़ करते हैं, जब वो न्याय व्यवस्था करते हैं तो वो चटाई में बैठते नहीं हैं, वो कुर्सियों में नहीं बैठते हैं, वो लकड़ियों में नहीं बैठते हैं, वो पेड़ के भीना में या फिर कहीं नहीं बैठते, वो ज़मीन में बैठते हैं। उनका मानना ये रहता है कि जब ज़मीन होती है, जब हम ज़मीन पे बैठते हैं तो हमारे द्वारा जो न्याय किया जाता है वो प्रकृति को देखकर किया जाता है और कभी हमसे वो गलत नहीं होता है। तो ये एक बहुत स्वच्छ प्रकृति प्रेमी होने की बात को दर्शाते हैं कि जब न्याय करते हैं तो वो किसी को ऊंचा छोटा बड़ा इस रूप से नहीं देखते हैं, ज़मीन पे नीचे बैठते हैं, माटी पे उनका शरीर छुआ हुआ रहता है, चटाई वगैरह का उपयोग नहीं करते हैं, ना ही कुछ चीज़ का उपयोग करते हैं जैसे हम लोग अन्य जनजातियाँ करते हैं, उस टाइप का नहीं करते हैं। तो ये इनकी न्याय संगत व्यवस्थाएँ हैं। आइए हम चर्चा करते हैं कि क्या कारण है कि बैगा जनजाति सीमित होते जा रही है, इनकी जनसंख्या कम क्यों होते जा रही है, इनकी आबादी बढ़ नहीं रही है, ये व्यवस्थाओं से दूर धीरे धीरे होते जा रहे हैं। तो इसका सबसे प्रमुख कारण ये है कि ये शासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो इनके हितपूर्ण नहीं हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि हमारे बीच के जो अधिकारी हैं वो इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि वो क्या व्यवस्था को फॉलो कर रहे हैं, क्या व्यवस्था को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिस कारण से इनका पलायन हो रहा है। और पलायन होने के साथ साथ जब ये पलायन कर जाते हैं उसके पश्चात ना गवर्नमेंट के पास इनका कुछ जानकारी होता है लिखित रूप से, ना ही अन्य चीज़। खास तौर से आप देखेंगे वन उद्यान या फिर संरक्षित वन के नाम से बैगा जनजाति के जो जंगल घने जंगलों में रहते थे, जो अपना प्रकृति से इतना तालमेल बैठा के रख लिए कि वो ना उनके ऊपर जानवर हमला करते हैं, ना उन कभी भूखे मरते हैं। आप सोच सकते हैं यहाँ लोग बाग शहरों में रह के भी भूखे मर जाते हैं ना, कई लोग भूखे मरते हैं, परंतु वो जंगल में रह के भी अपने आप को व्यवस्थित रूप से रखते हैं, भूखे कभी मरते नहीं हैं उन लोग। तो उन लोगों ने कितने अच्छे से प्रकृति के साथ तालमेल बैठा के रख लिए। उन लोगों को गवर्नमेंट सिर्फ इन बातों को बोल के बाहर निकाल देती है कि आप लोग हमारे लिए और जंगल के लिए और जानवरों के लिए हानिकारक हैं, ये बोल के उन्हें बाहर दूसरे जगह पे विस्थापित कर देती है। सबसे बड़ा आबादी कम होने का कारण तो यही है कि व्यक्ति विस्थापित होने के बाद इनका कोई शासन के पास ना जानकारी होती है ना ही कुछ होता है। हम जैसे लोग शिक्षित वर्ग लोग भी उनके ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि टुकड़े टुकड़े में इन लोग का पलायन होता है, हमें खुद समझ नहीं आता कि कैसे कैसे पलायन हो गया। तो इस कारण से आबादी कम होते जा रही है। जैसे हम कहेंगे कि इन लोगों के लिए जो शासन व्यवस्थाएं करती है, बिल्कुल करती है। जैसे अभी कोविड का टाइम था, कोविड के टाइम पे हम लोग देखेंगे कि इन्हें राशन देने की योजनाएं थी, परंतु कई बैगा परिवार जो इतने जंगलों में रहते हैं उन लोग राशन लेने ही नहीं आ पाए, राशन ही नहीं लिया उन्होंने। उन लोग उतना निर्भर नहीं करते राशन के ऊपर, लेकिन फिर भी जो शासन की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर लागू करने के लिए जो अधिकारी कर्मचारी लोग वहाँ पर बैठते हैं उन लोग उन तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो इतने सुदूर एरिया में रहते हैं कि उन तक वो पहुँच ही नहीं पाते हैं। वो अपने उनका एक क्षेत्र होता है जिसे क्या कहा जाता है, बैगा चक। उस बैगा चक में ही उन लोग सीमित होते हैं, उसके आगे उन लोग ना आने की कोशिश करते हैं ना ही कुछ आगे बढ़ते हैं, और शिक्षा के रूप में या फिर अन्य कोई संसाधन का उपयोग करने में उन लोग कभी ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि इन लोगों की एक संतुष्टि का जीवन जीने की एक शैली होती है, आनंद के रूप में अपने जीवन को जीते हैं, आज जीते हैं, आज के समय पे जीते हैं। मतलब वो वर्तमान में जीते हैं, भविष्य के बारे में ना ही सोचते हैं ना ही चर्चा करते हैं। उन लोग ये सबसे बड़ी उनकी खुश रहने की एक कारण है कि उन लोग वर्तमान में जीते हैं, भविष्य के बारे में सोच के अपने जीवन को नष्ट नहीं करते हैं। बैगा जनजाति मुख्य रूप से, जैसे हमारे इधर पे कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे बांस सर्वाधिक रूप से मिलता है, तो उस जगह पे बैगा जनजाति के लोग अपनी अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए बांस के सूपा, डल्ला, टुकनी, ये जब त्यौहार होते हैं, जब उपयोग होता है इनका, उसके अकॉर्डिंग बाज़ारों में लाके बेचते भी हैं। तो इन लोग उस चीज़ से अपनी व्यवस्थाओं को सीमित रूप से संचालित करते रहते हैं।
बैगा जनजाति में एक पर्व होता है। ये अच्छे अच्छे जो शोधकर्ता हैं उन लोगों ने भी उस चीज़ को नहीं जाना। वो इसलिए नहीं जाना क्योंकि ये अत्यधिक कालांतर के बाद होता है। एक्चुअल में जब हमारे जो नरेटी दादा हैं वो ये इसके बारे में जब वो ले रहे थे जानकारी, तब वो उस समय पहुंच गए तो उन्हें वो चीज़ पता चल गई। तो इसका नाम है रसनवा पर्व। रसनवा पर्व इसलिए ये एक पुष्प 7 वर्षों के बाद वो पुष्प खिला था। उस पुष्प के खिलने पर वो उन लोग उस पर्व को मना रहे थे। इट मीन्स गहने पहन के तैयार होके पकवान बना के वो पूरे गांव के लोग, बैगा जो उनका टोला था, उनका जो एक कबीला था, वो लोग उस पुष्प के पास जाके रेला मतलब ये जो डांस उनका होता है, गाना गाते हैं, ये गाना गा के उन लोग उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे थे। तो वो त्यौहार एक सारा त्यौहार तो हमारे गोंडियन संस्कृति या फिर कोयतुरियन संस्कृति के सिमिलर ही है। मतलब नवा खाना है या फिर पोला है या फिर अन्य जो हमारे तीज त्यौहार होते हैं उसी के सिमिलर है। परंतु ये बैगा जनजाति में स्पेशल त्यौहार मनाते हैं इन लोग, जो पुष्प होता है रसनवा पर्व करके। वो पुष्प का नाम मुझे भी पता नहीं है। तो 7 वर्ष में के बाद के अंतराल में वो खिला था, तो उसके पश्चात उन लोग उस पर्व को मना रहे थे। तो ये एक बेहतरीन जानकारी है जो जानना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए। इतनी ही जानकारी मेरे पास है यहाँ पर। और मैं अब इस जानकारी के तुलना में आप लोगों से के चर्चा करना चाहूँगा। आप लोग मुझे कमेंट पे भी ये बोल सकते हैं कि हम क्या करें कि हम उस व्यवस्था को फॉलो अप कर सके, उस व्यवस्था को ख़त्म होने से बचाएं। शासन के द्वारा काफ़ी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। इवन हमारे बैगा विकास प्राधिकरण की स्थापना हमारे बैयर क्षेत्र में की गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से ट्राइबल सब प्लान बनता है। हमारे ऑल ओवर ट्राइब्स के लिए पैसे आते हैं, परंतु बैगा जनजाति के लिए अलग से बैगा विकास प्राधिकरण का वो किया गया है, निर्धारण किया गया, बनाया गया है वो प्राधिकरण। इनके माध्यम से ढेर सारी संचालित होती हैं, प्लान्स संचालित होते हैं। उन प्लान को यदि हम चाहें तो वो फूल का नाम मुझे भी कंफर्म नहीं है, लेकिन उस पर्व को उन लोगों के द्वारा रसनवा पर्व कहा जाता था। तो आप अगर पता करना चाहेंगे महेश जी, तो वो आपको बैगा जनजाति के लोगों से अगर आप पूछेंगे कि रसनवा का पर्व जो बनाते हैं उन लोग, इतने जब वो खिलता है 7 साल में 8 साल में, अब कब कंटिन्यू भी नहीं है कि 7-8 साल में खिलता है, तो वो कब जब खिलता है, जितने दिनों के बाद खिलता है, तो रसनवा का पर्व मनाया जाता है। तो किस फूल के फूलने पर वो मनाते हैं, आप उनसे पूछेंगे तो वो बता देंगे। हमारे इधर के लोग जो बैगा जनजाति के लोग हैं उन लोगों ने हमें बता नहीं पाए, इस कारण से मैं आपको जानकारी नहीं दे पाऊँगा कि वो रसनवा का जो पर्व है वो किस फूल के खिलने पर होता है। तो मैं था जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को हम अपने क्षेत्र में जो भी बैगा जनजाति के लोग हैं उन तक हम उन योजनाओं को जानकारी लें, शिक्षित वर्ग, और उन तक पहुंचाएं। तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा एक फ्यूचर प्लान है। बस मेरे पास आज इतनी ही जानकारी थी अब हमारी बैगा जनजाति के बारे में। और भी जानकारियां हैं, परंतु वक्त के समय पे जो आ गई वो मैंने आप लोग के साथ साझा किया है। और आने वाले समय पे मैं अन्य विषयों पे भी आप लोगों से चर्चा करता रहूँगा। तो मैं बस इतना ही कहूँगा। और मैं आपको लास्ट में वो जो गीत था मेरा, मैं उस गीत को गा के, हल्का हल्का टूटा फूटा है, आप लोग उस पर मुझे क्षमा करिएगा, मैं वो गीत गा के बता रहा हूँ। इस गीत में ये होता है, जी जी बिल्कुल, अशिक्षित हैं, इसी कारण से हमें जो शिक्षित वर्ग है दिनेश जी, हमें उन्हें बिल्कुल सहयोग करना चाहिए। और आने वाले समय पे हमें संगठन के माध्यम से भी उन्हें, क्योंकि वो हमारी ऐसी एक व्यवस्था के रीढ़ हैं। मैं रीढ़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनके पास डंगुड़ मिजान का हर एक छोटा से छोटा चीज़ की बारीक चीज़ें उन्हें जानकारी है। तो डंगुड़ मिजान में जो चीज़ें होती हैं वही कोयतुरियन संस्कृति की मुख्य चीज़ें होती हैं।
आप अगर उन्हें संरक्षित करेंगे तो आप ये मान लीजिए कि आपकी कोयापुनेम जो है और जो कोयतुरेन संस्कृति वो संरक्षित होगी। तो मैं बिल्कुल, आज शिक्षित वर्ग इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं इनसे अपील करूंगा कि वे लोग उसके बैगा जनजाति के लोगों को सामने लाएं, और सामने लाने के साथ साथ ये हमें विकास ऐसा नहीं करना है कि हम जंगल कटाई करवा के उनको सामने लाएं। हमें जंगल में रहते हुए उनके साथ विकास करना है, और उनकी जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्थाओं को हमको कंटिन्यू क्रमबद्ध तरीके से युवा पीढ़ी के साथ आगे लेके चलना है। मैं वो लोकगीत गाना चाहूँगा, जो उनका लोकगीत है या फिर उनका जो गीत है, चीटी की सेना हवे भारी हवे लिखन भर नहीं आवे। इसका मतलब ये होता है, चीटी की जो सेना होती है, बच्चे लोग खेलते टाइम बरसात के टाइम जो काली चीटी होती है, उन चीटियों को देख के वो गाना गा रहे हैं कि चीटी की सेना होवे भारी लिखन भर नहीं आवे। मतलब चीटी की सेना बहुत भारी है, विस्तृत जनसंख्या है, ढेर सारे लोग हैं, लेकिन उनके पास एक ही चीज़ नहीं है कि वो लिख नहीं सकते। ये हमारे ऊपर भी फॉलो करता है। इसलिए उस गाने को मैंने वहाँ से मुझे 3-4 गाने आए थे मेरे पास, तो मैंने उस गाने में इसको यानी स्थान दिया। उसके बाद लड़के जो 4 लड़कों का ग्रुप ये गाता है, 4 लड़कों का ये ग्रुप ये जानकारी देता है कि बोलता है, कौन भैया पकड़े है कागज रे, कौन भैया पकड़े है थैला, कौन बहनी पकड़े है कलम रे भैया। ऐसा करके इन लोग जवाब देते हैं। मतलब ये कि जो चीटी की सेना है, चीटी लाइन से चलती है सेना के रूप में, उस चीटी की सेना को देख के वहाँ के बच्चे यही गाते हैं कि कौन ने कागज़ पकड़ा है, कौन ने पत्थर पकड़ा है, कौन ने कलम पकड़ा है, उस कलम को पकड़ा है। तो यही चीज़ उन लोग बताना चाह रहे हैं इस गीत के माध्यम से, वहाँ के बच्चे, कि जो चीटी की सेना के रूप में हम जितने ढेर सारे लोग हैं, लेकिन हम अपने लेखन शैली के माध्यम से नहीं सुसज्जित हैं, या फिर हम लोग के पास लेखन शैली का एक माध्यम नहीं है। तो हमें इस चीज़ को एक पॉइंट करते हुए आने वाले समय पे लेखन शैली को हमें महत्व देना है। आने वाले इतिहास, जो हमारे लोग हैं, इतिहास जो आने वाले समय में जानेंगे, हमारे लयोर लोग, उन लोगों के लिए हमें लिख के ये जानकारी को व्यवस्थित रूप से उनके लिए बचा के रखना है। इतना ही मैं आप लोगों के साथ आज चर्चा करना बस इतना ही जानकारी है मेरे पास जो मैं आपसे साझा किया हूँ। आप लोगों के कमेंट्स के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे ढेर सारा जानकारी साझा किए। आने वाले समय पे मैं अपनी जब भी कुछ आगे अगर करता हूँ तो आप लोगों का मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, जो आने वाले समय के लिए आपने मुझे ढेर सारी जानकारी दी। और अंतिम में मैं गोंडवाना दर्शन पेज को सर्वाधिक धन्यवाद देना चाहूँगा, जो मेरे जैसे युवा वर्ग को उन्होंने गोंडवाना दर्शन पेज जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में अपनी बात साझा करने का मौका दिया। और मैं कमलेश दादा का धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि कमलेश जी ने मैंने उनसे कहा था कि मैं अपनी जानकारी साझा करना चाहता हूँ, तो उन्होंने मेरी बात को रखा और मेरी जो जानकारी सभी समाज के बीच में यहाँ पर मैंने रखा। मैं सबसे ज़्यादा बालाघाट ज़िला के जो गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के हमारे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो हमारे संचालक महोदय मोहन मरकाम जी, मैं उनका इसलिए धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि 2016 से पहले मेरा इस फील्ड में बिल्कुल रुझान नहीं था, परंतु गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के माध्यम से मैं जब मैं एमए कर रहा था उस टाइम में जुड़ा, और इतनी सारी जानकारी हम लोगों को वहाँ से प्राप्त हुई है। उसके लिए मैं सभी लोगों को और अपने समाज को, पूरे कोयतुरन संस्कृति को जानने वाले, इस गोंडवाना लेन में निवास करने वाले सभी कोयतुर लोगों को मैं धन्यवाद और सेवा जोहार कहना चाहूँगा। सेवा 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 जोहार।